हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपका बायोलॉजी मेंटर्स आप लोगों को बिहार बोर्ड के एग्जाम बहुत नजदीक है 12th क्लास बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन बच्चों के लिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन मैं क्या करूं, 20 क्वेश्चन बता दूं और इसमें से आना गारंटी है। एकदम समझ जाओ कि 20 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको क्या होगा, बन जाएगा एग्जाम में जाके। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे और कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि बहुत डाउट है तो उसको आप एसएमएस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट कर देना है, जिसके लिए आपको तुरंत उसका क्या मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों के लिए मैं 20 क्वेश्चन लाया हूं। ज्यादा देरी किए बिना मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूं, आप लोग को बताता हूं। और ये इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये 20 क्वेश्चन में से 100% है कि 3-4 क्वेश्चन और 5 नंबर एग्जाम में रहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखेंगे आप लोग, बहुत ध्यान से। और जो भी क्वेश्चन आपको लगेगा कि हमसे नहीं बनने वाला है, आप नहीं पढ़े हैं, तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन अगले में वीडियो सॉल्यूशन उसका बना दिया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है टोटल, इसमें आपको 14 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिए। दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि एक संकर संकरण क्या है, मेंडल के नियमों की व्याख्या करिए। मतलब पूछा है, पहला क्वेश्चन ये है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। आप लोगों ने आनुवंशिकी लेसन नंबर 5 में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एक संकर संकरण क्या है, तथा उस पे आधारित जो नियम दिया गया था, जैसे प्रभाविता का नियम दिया गया था, विसंयोजन का नियम दिया गया था। तो पहले आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस को क्या करना, अच्छे तरह से लिखना है और उसके बाद बताना है कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित 2 नियम दिए थे, एक था प्रभाविता का नियम और दूसरा था विसंयोजन का नियम। ये लिखना है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत को लिखिए। देखिए वंशागति क्रोमोसोमल सिद्धांत को किसने दिया था, वाटसन में बोबरी नामक वैज्ञानिक ने दिए थे 1902 ईस्वी में। इसको क्या करना है, अच्छे से लिखना है, ये भी एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आते हैं, देखिए तीसरा दिया गया है अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसे उदाहरण से समझाइए। अपूर्ण प्रभाविता कहने का मतलब ये है कि मेंडल ने क्या दिए थे, नियम दिए थे प्रभाविता के नियम। तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि जिसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और प्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देता है। मेंडल बताए थे, जो प्रभाविता का नियम दिए थे ना, उसमें बताया कि जो भी आपको F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में जो भी लक्षण आते हैं तो केवल उसमें प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और प्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल कोरेंस, तो उन्होंने क्या किया था, इनके नियम का अपवाद बना दिया था। तो वही दिया हुआ है अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसको उदाहरण से समझाइए। मतलब क्या करना, अपूर्ण प्रभाविता को क्या करना है, सही पूर्वक परिभाषा देना है, तथा कैसे अपवाद है ये उसको क्या करना है, उदाहरण के सहित क्या करना है, परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन है सहगलनता के क्रोमोसोमल सिद्धांत को लिखिए। हम लोग को पता है कि जेनेटिक्स चैप्टर में जो लेसन नंबर 5 है उसमें एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था टी.एच. मॉर्गन। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है, टी.एच. मॉर्गन है। वही क्या कहते हैं, सहगलनता के ऊपर क्या दिए थे, सिद्धांत दिए थे। उसी सिद्धांत को क्या करना है, बताना है। अगला क्वेश्चन आते हैं जिसका नंबर है 5 नंबर, दिया गया है क्रोमोसोमल विकार क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोम के संख्या में गड़बड़ी होने के कारण जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल विकार कहते हैं। और इससे संबंधित 3 विमारी होती है हम लोग को। एक होता है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। एक होता है डाउन सिंड्रोम, जिसमें 21वें जुड़े गुणसूत्र पर एक अन्य गुणसूत्र आके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और तीसरा कौन है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, है ना। तो तीनों क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को याद रखना चाहिए कि मेंडलीय विकार, क्रोमोसोमल विकार है क्या, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या में गड़बड़ होने का जो विकार होगा उसको क्या कहेंगे, क्रोमोसोमल विकार। ये क्रोमोसोमल विकार कितने प्रकार के होते हैं, 3। एक होता है टर्नर सिंड्रोम और दूसरा होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और तीसरा डाउन सिंड्रोम। ये तीनों के बारे में आपको अच्छे तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि आपको 5 नंबर में क्वेश्चन तो आएंगे ही और उसके साथ साथ 2 नंबर का आना एक तय है एग्जाम में। मतलब कि तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, नहीं तो डाउन सिंड्रोम है, नहीं तो टर्नर सिंड्रोम है। इस तीनों में से एक 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहता है और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी इससे क्वेश्चन रहते हैं। जैसे मैं पूछ देता है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो टर्नर सिंड्रोम में याद रखेंगे गुणसूत्र की संख्या 45 होती है, जिसमें कैसा गुणसूत्र बनता है, XO प्रकार का, XO प्रकार का क्या बनता है, गुणसूत्र बनता है। इस बात को याद रखेंगे, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र संख्या कितना है, 45, इसमें XO प्रकार का गुणसूत्र बनता है। और आपको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, उसमें गुणसूत्र की संख्या 147 होती है, उसमें XXY क्या बनता है, गुणसूत्र बनता है। एग्जाम में भी पूछ देता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से एक और क्वेश्चन आता है
कि मनुष्य में XXY गुणसूत्र बनने की प्रक्रिया का क्या करें, वर्णन करें। तो आप लोगों को पता है कि XXY मतलब कहने का मतलब यह है कि उसमें नर और मादा दोनों के लक्षण आ जाते हैं, उसमें उस मनुष्य में नर और मादा दोनों के लक्षण आते हैं। तो ये एग्जाम में आ जाता है मनुष्य में XXY बनने की प्रक्रिया का क्या करें, संक्षिप्त में परिचय दे। तो आपको बताना है कि मनुष्य में XXY बनने की प्रक्रिया यह है कि जिसमें गुणसूत्र संख्या 47 हो जाते हैं, जिसके कारण जो मनुष्य होते हैं उसमें नर और मादा दोनों के लक्षण आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर बोलते हैं, है ना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। अगला है कि जीन विनिमय क्या है, इसकी क्रिया विधि को समझाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जीन विनिमय क्या है। जब हम लोग क्या करते हैं, आपको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अपने आयन का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। इसकी क्रिया विधि को, जो कि क्रिया विधि पैक्टिन अवस्था में होता है, ये भी याद रखना है कि जीन विनिमय किस अवस्था में होता है, तब पैक्टिन अवस्था में होता है। आप लोगों ने 11th क्लास का लेसन नंबर अगर 10 पढ़ा होगा तो उसमें बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में क्या किया गया, डिटेल बताया गया है। अगर आपको लगता है कि डाउट है तो उसको कमेंट करिए, उसका सलूशन आपको जरूर दिया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है लिंग निर्धारण क्या है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिंग निर्धारण कहने का मतलब क्या है कि नर और मादा क्या, और लिंग निर्धारण मनुष्य में बोला गया कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मतलब मनुष्य में कैसे डिसाइड हो जाता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, इसका डिसाइडेड कैसे हो जाता है, कैसे गुणसूत्र मतलब कौन कौन गुणसूत्र आपस में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, जिसके कारण आपको डिसाइड होता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, कैसे डिसाइड करते हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ना, आपको एग्जाम को VBI के मतलब एग्जाम के लेकर बहुत ज्यादा VBI क्वेश्चन बताया जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखेंगे और कोई भी डाउट लगता है तो तुरंत उसको कमेंट करेंगे, उसका तुरंत वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीय विकार क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। मेंडलीय विकार कहने का मतलब यह है कि मेंडल ने क्या प्रयोग कर रहे थे, मेंडल प्रयोग कर रहे थे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आखिर लक्षण जाते कैसे, यही कर रहे थे ना। तो मेंडलीय विकार क्या होता है, जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में रोगों का लगातार क्या होते रहता है, स्थानांतरण होते रहता है, मतलब वो ठीक नहीं होता है। मतलब इस पीढ़ी में भी है, अगले पीढ़ी में भी रहेगा, उसके अगले पीढ़ी में रहेगा, उसको क्या कहते हैं, मेंडलीय विकार। और मेंडलीय विकार का क्या उदाहरण सहित वर्णन करना है, मतलब कहने मतलब हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, फिनाइलकीटोनुरिया हो गया, और सारे बहुत सारे एग्जांपल है जिसको आप देख के उसको क्या मतलब लगभग आपको 3 वजह में बताना है। जैसे मैं बताया कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया, हीमोफीलिया। एक हीमोफीलिया से क्वेश्चन आता है कि हीमोफीलिया को हम ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं, इस बात को याद रखें, हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहा जाता है। तो हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर में अगर कहीं भी चोट लग जाता है ना, कहीं भी, तो हमारा शरीर का पूरा रक्त कहाँ जाता है, बाहर, इसीलिए हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग भी कहा जाता है। इसको अच्छे तरह से, और कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, लाल और हरे रंग में क्या होता है, पहचान नहीं हो पाता है, वैसे व्यक्ति में मतलब लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। आप लोगों को ये भी क्वेश्चन याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी अगला है 10 नंबर है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है और इसका कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। कहने का मतलब यह है कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, सभी को भोजन देना आवश्यक है, बिना भोजन के तो कोई रह नहीं सकता है, सभी को भोजन देना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन। हमारे टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक का उपयोग करके हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, उत्पादन। कृषि क्षेत्र में बोल रहे हैं ना, किसी क्षेत्र में आप औषधि निर्माण करो या कृषि क्षेत्र में हम अनाज उत्पन्न करने के लिए स्पीडी का उपयोग हम कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा उपज हो जाएगा, जिससे सारे व्यक्तियों को भोजन मिल सके अच्छे तरह से। इसलिए हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और इसका कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग बीटी कपास बताते हैं, बीटी टमाटर बनाते हैं, बेटी बैगन तैयार करते हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आपको बताना है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके साथ साथ बीटी टमाटर हो गया, बीटी बैगन हो गया, इस सब के बारे में क्या उपयोग है, इससे क्या फायदे मिलने वाला है, ये बताना है हम लोग को। अगला है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके औषधि क्षेत्र में क्या उपयोग है। आप लोगों को इसके बारे में क्या, पहले तो बायोटेक्नोलॉजी का परिभाषा देना है, और ये औषधि क्षेत्र में जैसे हमने इंसुलिन बनाया था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इंसुलिन कैसे बनाया जाता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। हम देख रहे हैं ना कि आजकल जितने भी मेडिसिन आते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले खोजते हैं, तो उसको क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपयोगों को बताइए। कहने का मतलब यह है कि हम जानते हैं कि बहुत सारा हमारे मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है कि आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि भोजन, वस्त्र, हर चीज की कमी हो जाएगी।
भोजन का कमी हो जाएगा, वस्त्र की कमी हो जाएगी, घर की कमी हो जाएगी। तो इन सभी को दूर करने के लिए सरकार ने बोला क्या कि हम तो हमारे तो, लेकिन लोग मान क्या रहे हैं, लोग मान कहाँ रहे हैं। तो इसके लिए अगर नहीं मानेंगे तो आने वाला 33 साल में हमारी जितनी जनसंख्या है ना वो दुगुनी हो जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अभी जितनी जनसंख्या है 33 साल में जनसंख्या हमारी क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। इस जनसंख्या को अगर रोकना है, अगर नहीं रोकते हैं तो हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको मतलब जनसंख्या रोकना है तो उसके लिए विभिन्न आपको गर्भधारण वाली विधि जो है, जो रोकने का काम करते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। अगर नहीं अपनाते हैं तो फिर हमारे लिए तो दिक्कत की बात है, आने वाले भविष्य में दिक्कत होगा। और इसमें बहुत 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 ज्यादा ये क्वेश्चन तो समझ जाओ कि VVI है, बहुत ज्यादा VVI इसका आना तय है एग्जाम में, इसका एग्जाम में आना तय है कि ऐसे भी क्वेश्चन आ जा सकता है कि मनुष्य में गर्भधारण को रोकने के उपाय, विभिन्न उपायों को क्या करिए बताइए, जिसमें प्राकृतिक विधि आता है, रासायनिक विधि आता है, एक और आता है MTP आता है। MTP जिसको 3 महीने के पहले कराना क्या रहता है, उचित रहता है, जिसको सरकार ने क्या किया, MTP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो बुलाना नहीं है। MTP, ये MTP क्या होता है, MTP आप लोगों को एक प्रक्रिया है जिसको द्वारा क्या किया जाता है, चाहे वो कैसे भी किया जाए। ये सरकार ने सब देख के 1971 ईस्वी में उसमें बैन लगा दिया था, भारत सरकार ने 1971 में बैन लगा दिया था। लेकिन फिर भी आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इसका बहुत ज्यादा गलत उपयोग होने लगा था। लोग क्या कर रहे थे, पता लगा ले रहे थे कि लड़का है कि लड़की है, उसके पश्चात क्या कर दे रहे थे, अगर लड़की है तो उसको क्या कर दो, सफाई कर दो। ये गलत बात है। लोग क्या करते थे, अगर लड़के उसको सफाई कर दो, तो सरकार ने इस पर बैन लगा दिया था, बैन लगा दिया था। वो तो MTP कराया जाता आप लोगों को, कोई अचानक मतलब कैसे कोई बलात्कार हो जाता है या किसी गलती के कारण वो गर्भधारण हो जाता है, उसके लिए MTP बनाया गया है। मतलब विभिन्न उपयोग याद रखना, जैसे मैं रासायनिक विधि हो गया, प्राकृतिक विधि में बहुत सारा आता है, MTP आता है। मैं उतना डिटेल नहीं बताऊंगा, आप बोलेंगे कमेंट करेंगे तो मैं उतना डिटेल तो बनाऊंगा ही। तो इसीलिए अभी के लिए इतना याद रखें, प्राकृतिक विधि आता है, रासायनिक विधि आता है, MTP आता है ना। इसके लिए ट्यूबेक्टोमी होता है, वैसेक्टोमिया होता है। ये सब क्या होता है आप लोग तो जरूर पढ़े होंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिए, उसका सलूशन जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मनुष्य में जनन के नियंत्रण के विधियों को, ये तो हो गया है। अगला, मानव का विकास एवं उद्भव कैसे हुआ था। हम जानते हैं कि मानव का विकास आगे कैसे हुआ था। हमको पता है कि हम लोग बंदर से क्या हुआ है, मनुष्य हुआ है। पहले हम लोग क्या थे, हमारी जाति क्या थी, बंदर थी, और उसी से हम लोग क्या बने हुए हैं, मनुष्य बने हुए हैं। इसलिए इस पे सबसे पहले रामापिथिकस आया था, ड्रायोपिथिकस आया था, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस आया था, होमो विलस आया था, होमो इरेक्टस आया था, निएंडरथाल मानव आया था, क्रो-मैग्नन मानव आया था, होमो सेपियंस आया था। ऐसे सीक्वेंस चलता रहा था, ऐसा सीक्वेंस आ रहा था। ये भी जितना मैं बता रहा हूं ये भी सारा इंपॉर्टेंट है कि पहले सबसे पहले कौन थे जीव। पहले मानव के रूप में कौन थे, रामापिथिकस थे, उसके बाद ड्रायोपिथिकस थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथिकस थे, उसके बाद होमो हेबिलस थे, उसके बाद होमो इरेक्टस थे, उसके बाद निएंडरथाल मानव थे, उसके बाद क्रो-मैग्नन मानव थे, उसके बाद होमो सेपियंस थे। ऐसा सीक्वेंस में एग्जाम में ये भी आता है कि रामापिथिकस तथा ड्रायोपिथिकस में क्या करिए, अंतर स्पष्ट करिए, या देता है रामापिथिकस पे क्या करिए, टिप्पणी लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोगों को मानव का विकास एवं उद्भव कैसे हुआ था ये सबसे जरूरी है। और इसमें से एक और 2 क्वेश्चन मैं लिखूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव का क्या उपयोग है। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव का उपयोग क्या है। देखते हैं, हम घर में बहुत सारा चीज बनाते हैं। कहने का मतलब यह है, पाव रोटी बनाते हैं आप लोग, डबल रोटी का नाम सुना है, उसको बनाते हैं। वो किसकी मदद से बनता है, सूक्ष्म जीव की मदद से बनता है। हमारे घर में दही बनता है ना, दही देखते हैं ना, दही खाते होंगे आप लोग, जो कि हमारे लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा मिलता है, तो दही खाते होंगे उसमें, जिसमें विटामिन B12 मिलता है, जो हमारे RBC को बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो आप लोगों को देखे होंगे कि घर दही बनाते उसमें भी सूक्ष्म जीव लगता है, डबल रोटी बनाते उसमें भी लगता है, इडली डोसा बहुत सारी चीज बनाते हैं जिसमें क्या करता है, लगता है। इसका